तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल रह गया था जो लास्ट वीडियो में था हमारे पास, तो उसी को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अब ये एक और एग्जांपल है, इफ़ FeCl3 इज़ एडिड टू एक्सेस ऑफ हॉट वाटर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। किसको ऐड कर रहा है? FeCl3 को। तो अब तो समझ आ गया होगा, जो चीज़ ऐड करनी है वो तो टेस्ट ट्यूब में लेनी है, एक एक बूंद करके गिरेगी। ज़्यादा कौन लेना है, यानी बीकर में कौन लेना है? हॉट वाटर। पर अब आगे कुछ भी करने से पहले आप वाटर को अच्छे से समझ लो। ये बताया भी हुआ है, वाटर जो होता है क्या होता है? वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी ये आयंस में डिसोशिएट नहीं होता है। तो वही यहाँ पे समझाया भी है, सो डू नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस, ये आयंस में डिसोशिएट नहीं होगा। और आयंस में डिसोशिएट नहीं होगा तो देयरफॉर डू नॉट गेट कॉमन आयन फ्रॉम बीकर एज इट डू नॉट हैड एनी आयन इनिशियली। चलो ये तो बात अलग हो गई, समझने वाली बात हो गई। मेन ये थी बात कि अब बीकर में क्या लेना है? वाटर, क्योंकि इसने ये कहा ना बेटा, FeCl3 को कहता ऐड करो, तो जिसको ऐड करना है वो तो ट्यूब में लेना है, वो एक एक बूंद करके गिरेगा। ऐड किस में करना है? वाटर में। जिस चीज़ में ऐड करना है वो ज़्यादा लेनी है। और वाटर याद रखो, वाटर में कोई आयन नहीं होता है। तो अब कौन सी सोल बनेगी? इसने तो बोल दिया पॉजिटिव बनेगी, पर पता लगाते हैं। तो देखो, FeCl3 की रिएक्शन कर दो वाटर से, ये 3 लेना बेटा, 3HOH आएगा यहाँ पे, तो 3 टाइम्स ले लेंगे, तो ये बन गया FeOH थ्राइस, सोल बन गई, और 3HCl। ये HCl जो है ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बाकी मीडियम में घूमते रहेंगे ऐसे, इधर उधर ये घूमते रहते हैं। अच्छा, अब मेन बात पे आते हैं। रिएक्शन समझ आ गई है बेटा। तो सोल किसकी बनी है? FeOH थ्राइस की। तो देखो अब इस रिएक्शन को देखो यहाँ पे, अब इसमें क्या हुआ रिएक्शन में बेटा? FeCl3 ले लिया हमने, ये ट्यूब से एक एक बूंद करके गिरेगा। और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है वाटर, ये लिखा हुआ है वाटर, HOH। अब ध्यान ये रखना, जो मैंने समझाया, वाटर आयंस में टूटता नहीं है, यानी इस बीकर में कोई आयन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जब ये FeCl3, ये ऊपर रिएक्शन लिखी थी, मैं इधर लिख देता हूँ, FeCl3 प्लस 3HOH, ये रिएक्ट करे थे, तो Fe ने H को हटा के सोल बना दी, कौन सी? FeOH थ्राइस, ये सोल बना दी थी, और प्लस 3HCl, ये तो बाय प्रोडक्ट हो गया। तो मेन सोल कौन सी बनी बेटा? FeOH थ्राइस की। अब ये बीकर में बनी यहाँ पे, ये मान लो ये आ गई, ये क्या आ गई? ध्यान दो, FeOH थ्राइस की ये सोल आ गई, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा पिछले एग्जाम्पल से, ये जो कोलोइडल पार्टिकल है, अब ये इधर बीकर में, ये जो बीकर में लिक्विड है, इसमें कॉमन आयन ढूंढेगा अपने आसपास, लेकिन इसके आसपास है कौन? इसके आसपास है ये वाटर, HOH, ये लिखा हुआ है, और वाटर आयंस में टूटता ही नहीं है। तो इसलिए इसको आसपास जो वाटर है, वाटर भले ही है, लेकिन इसको कॉमन आयन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वाटर आयंस में टूटता ही नहीं है। सिंपल बात ये है। तो इसलिए अब इसको बीकर, यानी इस लिक्विड में से आयन नहीं मिलेगा। लेकिन इसके इतना सोचते सोचते ही ऊपर से बूंदें गिर रही थी, किसकी? FeCl3 की। उन्हीं बूंदों में से इसको, और उन बूंदों में कौन आयन्स आ रहे थे? उनमें से आ रहे थे Fe3 पॉजिटिव। FeCl3 तो टूटता है ना, तो एक आयन आ रहा था बेटा Fe3 पॉजिटिव आयन आ रहा था, और दूसरे आयन्स आ रहे थे Cl नेगेटिव के। तो ये जो कोलोइडल पार्टिकल था FeOH3, पहले इसने अपने आसपास इधर बीकर में ढूंढा, ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैं बहुत ये समझा रहा हूँ फिर से। इसने इधर कॉमन आयन ढूंढा, लेकिन इसने देखा ये तो पानी है, तो पानी तो आयंस में टूटता ही नहीं है कि, तो पानी क्योंकि इधर आयंस में टूटता ही नहीं है, इसको इधर कोई आयन मिला ही नहीं, आयन ही नहीं मिला। तो फिर इतने ही सोचते सोचते क्या हुआ, जब थोड़ा टाइम निकल गया तो ऊपर से कुछ बूंदें गिर गई। किसकी बूंदें गिरी? FeCl3 की बूंदें गिरी। उन्हीं FeCl3 की बूंदों में से इसको कुछ आयंस मिले, कौन कौन से? Fe3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, सॉरी बेटा, Fe3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस मिल गए इसको। तो उन्हीं कॉमन आयन, अब इस FeOH3 को इन दोनों में से कॉमन आयन मिल गया। कौन मिल गया? Fe3 पॉजिटिव आयन मिल गया। तो इसीलिए इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? Fe3 पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा। तो मैं एक बार फिर जल्दी से बता देता हूँ। मेन बात यह है यहाँ पे कि यहाँ पे जो कोलोइडल पार्टिकल बना FeOH3 का, उसको बीकर में यहाँ पे कोई आयन मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर है, वाटर आयंस में टूटता ही नहीं है। तो फिर जब उसको कोई आयन नहीं मिला, उसने
थोड़ी देर वेट किया, फिर उतने में ही क्या हुआ, ऊपर से कुछ बूंदें गिरना शुरू हो गई, किसकी, FeCl3 की। और FeCl3 तो आयंस में टूटता है, कौन कौन से, Fe3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, 3Cl नेगेटिव आयंस में। तो इस कोलोइडल पार्टिकल को जो आयंस ढूंढ रहा था बड़ी बेसब्री से, उसको आयन मिल गया, कौन मिला, कॉमन आयन, Fe3 पॉजिटिव आयन मिल गया। तो इस तरह से कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बेटा थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक जो चार्ज आ रहा था, अभी तक के जो क्वेश्चन, वो चार्ज आ रहा था जो बीकर में सब्सटेंस होता था उसी से आता था। लेकिन ध्यान यही रखना है, यही कंसेप्ट है कि वाटर होगा तो वाटर से चार्ज मिलेगा ही नहीं, फिर जो ऊपर सब्सटेंस होगा उससे चार्ज लेना है, कॉमन आयन, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो वही यहाँ पे समझाई थी बेटा। तो ये देखो, चलो एक और पूरा पढ़ लेते हैं। FeCl3 को ऐड किया, कहता है हॉट वाटर में पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, ठीक है, ड्यू टू एड्जॉर्प्शन ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयंस। तो ये है FeCl3 प्लस, मैंने कहा पहले भी 3OH कर लेना, FeOH3 सोल बन गई, 3HCl बन गए। अच्छा, तो इसी तरह से ये FeOH3 पे कौन सा चार्ज आ गया, Fe3 पॉजिटिव, क्योंकि वो नीचे वाटर से नहीं मिलेगा, ऊपर जो बूंदें गिर रही हैं उनसे Fe3 पॉजिटिव लेगा, कौन, FeOH3 लेगा। तो इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज आया। तो ये है बेटा। और नेक्स्ट देखो, तो जो ये मैंने जितने भी आपको एग्जांपल बताए ना, इनमें क्या होता था, ये देखो, एक कोलोइडल पार्टिकल आता था और उस पर एक ये चार्ज बन जाता था, OH नेगेटिव। अच्छा, तो अब ये जो चार्ज बन गया ना, अब इससे क्या होता है कि बेसिकली ये नेगेटिव चार्ज तो इधर आ गया, जैसे यहाँ पे देखो OH नेगेटिव आ गया था, किससे ले लिया था, NaOH से। तो OH नेगेटिव तो इसकी सरफेस पे, किसकी, कोलोइडल पार्टिकल OH की सरफेस पे चिपक गया। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के आसपास ऐसे डॉट डॉट लाइन बनाते हैं बेटा, उसके लिए कौन घूमता रहेगा, जो दूसरा साथ में एक्स्ट्रा आयंस थे, कौन थे, Na पॉजिटिव आयंस। तो इस तरह से क्या होता है, कोलोइडल पार्टिकल जो होता है ना, उसके आसपास दो तरह के चार्जेस बन जाते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जिसमें से एक चार्ज तो वो होता है जो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड मतलब जो चिपका हुआ है उसकी सरफेस पे, यानी एडजॉर्ब है, और एक वो है जो फिक्स नहीं है, वो घूमता रहता है उसके आसपास। तो ये चीज़ होती है बेटा। तो इस तरह से दो लेयर्स बन जाती हैं चार्ज की, अपोजिट चार्जेस की, और किसके सराउंड में, कोलोइडल पार्टिकल के सराउंड में। और इन्हीं दो चार्ज लेयर्स को कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिक डबल लेयर। तो ये देखो, द कम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ अपोजिट चार्जेस अराउंड द कोलोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिक डबल लेयर। क्या कहना है इसको, हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिक डबल लेयर। अच्छा, इसमें एक काम और कर बता देता हूँ मैं, देखो, क्योंकि दो चार्जेस की बात हो रही है ना, ये देखो यहाँ से बताता हूँ। कोलोइडल पार्टिकल AgI था, इसने कॉमन आयन AgNO3 से लिया था, Ag पॉजिटिव। तो Ag पॉजिटिव तो ऐसे है ना, इसके डॉट डॉट बना के NO3, सॉरी, AgI कोलोइडल पार्टिकल था बेटा, इसने AgNO3 से Ag पॉजिटिव ले लिया, तो ये तो आ गया, और इसके डॉट डॉट करके, तो Ag पॉजिटिव तो चिपक गया था, लेकिन कौन बच गए, NO3 नेगेटिव। तो वो NO3 नेगेटिव आयन ऐसे डॉट डॉट बनाना ना, इस तरह से डॉट डॉट लाइन, और उसके बाद NO3 नेगेटिव लिख देना। तो NO3 नेगेटिव, इसका मतलब ये हुआ कि Ag पॉजिटिव तो वो है जो चिपका हुआ है इससे, और NO3 नेगेटिव वो है जो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव के आसपास नेगेटिव ऐसे घूमता रहेगा। तो ये फिक्स चार्ज हो गया और ये मोबाइल चार्ज हो गया। मोबाइल मतलब घूमने वाला, या डिफ्यूज्ड भी बोल सकते हो, जो मूव कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट में भी बताता हूँ, ये देखो, नेक्स्ट में देखो, तो नेक्स्ट में क्या हुआ था, FeOH3 का कोलोइडल पार्टिकल बना था इधर, और इसने वाटर से तो चार्ज मिला नहीं था, तो FeCl3 से लिया था। तो FeCl3 से किसको पकड़ लिया था, Fe3 पॉजिटिव को। तो कौन बच गया बेटा, Cl नेगेटिव। तो ऐसे डॉट 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 लाइन बनानी है, और इधर Cl नेगेटिव लिख देना है आपने। तो ये बन गई मोबाइल लेयर, ये अपने नोट्स में कर लेना है आपने। ये फिक्स्ड हो गई, जो एडजॉर्ब हो गई, और ये नॉट फिक्स्ड मतलब मोबाइल लेयर है, ये घूमती रहेगी आसपास। अच्छा, आगे भी देखो, इधर ये आ गया, ये देखो, तो FeOH3 एडजॉर्ब हो गया, इधर बना था FeOH3, इसने किसको पकड़ लिया, OH नेगेटिव को, और आसपास कौन घूमता रहेगा, Na पॉजिटिव। तो ऐसे डॉट डॉट बनाना, और Na पॉजिटिव। तो ये वो कह रहा है बेटा, जो अगले टॉपिक मैंने ये वाला समझाया ना आपको, इसमें वो ये कह रहा है कि ये जो दो चार्ज लेयर्स बन गई, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये दो चार्ज लेयर्स को कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिक डबल लेयर, जिसमें से एक फिक्स्ड है जो चिपकी हुई है ये वाली, और जो डॉट डॉट करके बनानी है वो फिक्स नहीं है, वो मोबाइल है या डिफ्यूज्ड है, ऐसे बोलना है।
तो चलो देखो, द कम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ अपोजिट चार्जेस अराउंड द कोलॉइडल पार्टिकल इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर। तो वो जो दो लेयर्स बन जाएंगी ना अपोजिट चार्ज की कोलॉइडल पार्टिकल के सराउंड में, उसको कहना है हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर। तो बेटा ये यहाँ पे जो मैंने बातें समझाई है ना, वो डॉट डॉट करके चार्ज जो बनाए, ये सारे चार्ज आपने बना लेने हैं, ठीक है, अपने नोट्स में वीडियो पॉज करके ये चार्जेस बनाने हैं साथ साथ में एक बार। अच्छा, तो ये आ गया। अच्छा, फर्स्ट लेयर ऑफ द आयंस इज फर्मली हेल्ड, ये वही चीज़ आ गई जो मैं समझा रहा हूँ, जो चिपकी हुई है, एडजोब है, वो तो फर्मली हेल्ड है, मतलब अच्छे से पकड़ी गई है। इस टर्म्ड एज फिक्स्ड लेयर, उसको क्या नाम दिया, फिक्स्ड लेयर। वाइल द सेकेंड लेयर जो डॉट डॉट करके बना रहा था, इज मोबाइल विच इज टर्म्ड एज डिफ्यूज लेयर। मोबाइल मतलब वो घूम रही है, फिक्स नहीं हुई है, चिपकी हुई नहीं है, और डिफ्यूज का मतलब भी यही होता है इधर उधर मूव कर पाना। अच्छा, तो ये दो लेयर्स बन गई। अच्छा, अब इन दोनों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये वाली, कई बार पूछते हैं। तो ये जो दो चार्ज की लेयर्स बन गई, कहता है इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा, ZETA, जीटा। क्या कहना है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर जीटा पोटेंशियल कहना है इसको। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान से याद कर लेना। द पोटेंशियल डिफरेंस, ये डिफरेंस भी पूरा लिख लेना, डिफरेंस वर्ड। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड द डिफ्यूज्ड लेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। जो दो चार्ज की लेयर्स बनी ना बेटा, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हमने कहना है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर जीटा पोटेंशियल। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी। यहाँ पे ये मिसिंग है ना वर्ड, यहाँ पे आएगा बेटा, इस जगह पे आएगा स्टेबिलिटी, ये लिख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टेबिलिटी, LITY, इस जगह पे लिखना है स्टेबिलिटी, STABILITY, स्टेबिलिटी वर्ड लिख लेना यहाँ पे। और पूरी लाइन को मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या कह रहा है। कहता जो इक्वल और सेम चार्ज बन जाएगा ना कोलॉइडल पार्टिकल पे, जैसे आपने देखा किसी कोलॉइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव बन रहा है, किसी पे नेगेटिव बन रहा है, तो जब एक बीकर के अंदर जो जैसे पॉजिटिव चार्ज बन गया सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स के अंदर, तो ये बड़ी अच्छी बात है, कहता है इससे स्टेबिलिटी आएगी। ये मैंने बात ना सेम लगभग ऐसी बात मैंने आपको जब मिसल वाला टॉपिक समझाया तब भी बोली है कि सेम चार्ज आ गया, मिसल में भी सब पे नेगेटिव चार्ज आ जाता था। तो मेन बात यही है कि जब सब पे सेम चार्ज होगा ना, तो सेम पेप्टाइजेशन वाले टॉपिक में भी बोली थी बेटा ये बात है कि जब सेम चार्ज होगा ना, तो सेम चार्ज से क्या होगा, पार्टिकल बैठेंगे नहीं, पास नहीं आएंगे एक दूसरे के, और नीचे बैठ नहीं जाएंगे, यानी पीपीटी नहीं बन पाएगी। क्योंकि पीपीटी बनने का मतलब क्या होता है, कोलॉइडल पार्टिकल अलग हो गया, मीडियम अलग हो गया, तो वो तो सोल खत्म हो गई, अनस्टेबल हो जाती है। तो सेम चार्ज होने से पार्टिकल एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे ही नहीं, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और वो रिपेल्शन की वजह से क्या होगा, पास तो नहीं आएंगे पर पूरे मीडियम में बिखरे रहेंगे। और सोल वही है जिसमें कोलॉइडल पार्टिकल पूरे मीडियम में बिखरे रहे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, कहता सेम चार्ज होने से सारे कोलॉइडल पार्टिकल रिपेल करते हैं, और रिपेल करने से ही वो बिखरे हुए रहते हैं पूरे मीडियम में, पूरे मीडियम में बिखरे हुए रहेंगे, घूमते रहेंगे इधर उधर, तो वो सोल जो है वो बनी रहेगी, वो स्टेबल मानी जाएगी। तो ये प्रेजेंस चार्ज की होना ये स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कह रहे हैं। तो ये देखो, द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी, यहाँ पे क्या वर्ड लिखना है, स्टेबिलिटी टू द कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये ध्यान देना, इस जगह पे स्टेबिलिटी वर्ड एंटर करना। तो ये है। तो अच्छा, मैं आगे कुछ भी पढ़ाने से पहले मैं एक बार आपको ये भी बताता हूँ। तो मैंने कहा ना स्टेबिलिटी मिलती है चार्ज से, तो ओवरऑल ना अभी तक इस चैप्टर में हमने दो मेन पॉइंट बोल दिए हैं स्टेबिलिटी के। क्या क्या, एक तो ये हो गया ना चार्ज वाला, ये वाला, द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सेम चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल इन प्रोवाइडिंग, यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखना है, स्टेबिलिटी टू द कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो एक तो चार्ज हो गया प्रेजेंस ऑफ सेम चार्ज, और दूसरा अभी बता देता हूँ एक बार फिर से, ये पीछे ही हमने टॉपिक पढ़ा, ये रहा, ये देखो,
ब्रोनियन मूवमेंट हैज़ अ स्टीयरिंग इफेक्ट, हिलाती रहती है कोलोइडल पार्टिकल्स को, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सोल्स। तो ओवरऑल अगर आपसे पूरे चैप्टर में पूछा जाए कि सोल की स्टेबिलिटी के क्या रीजंस होते हैं या दो रीजंस बताओ, तो एक ब्रोनियन मूवमेंट बताना और एक प्रेजेंस ऑफ सेम चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स, ये दोनों बातें बतानी है आपने। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बेटा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आ गया, ये तो हो गया। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा पॉजिटिव चार्ज सोल्स के और नेगेटिव चार्ज सोल्स के। तो ये पॉजिटिव चार्ज सोल्स के एग्जांपल देखो। पॉजिटिव चार्ज सोल्स में कौन आ गए, मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड वाले। ये ट्रिक भी लगानी है तभी याद होंगे कि ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड वाला कोई दिखे ना तो वो पॉजिटिव में डाल देना। ये देखो Al2O3 ऑक्साइड है, CrO2O3 ऑक्साइड है, Fe2O3 ऑक्साइड है। या कई बार ना ये जो Fe2O3 है इसकी जगह ये लिखा होता है FeOH थ्राइस, इसीलिए बता रहा हूँ। ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड दिखे पॉजिटिव में डाल दो, और मेटल्स दिखे कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, मेटल्स की सोल नेगेटिव में डाल दो। और साथ में ये दोनों बातें याद रखो, मेटल्स और सल्फाइड्स। जैसे यहाँ मैं बोल रहा हूँ ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव, तो मेटल और सल्फाइड्स नेगेटिव, ये ध्यान रखना। ये देखो, और सल्फाइड में आ गया ना आर्सेनियस सल्फाइड H2S3, एंटीमनी सल्फाइड Sb2S3 और CdS कैडमियम सल्फाइड, तो ये आ गया। अच्छा फिर आ जाओ, देखो बेसिक वाले जितने भी हैं बेसिक डाइज जैसे मिथाइलिन ब्लू, ये पॉजिटिव में डालनी है। अच्छा बेसिक पॉजिटिव में है तो इधर देखो एसिड नेगेटिव में है, इओजिन और कॉन्गो रेड। ये ट्रिक है बेटा, याद रखना थोड़ा थोड़ा। जैसे एक पहला पॉइंट क्या पढ़ा आपने, फिर से बोल देता हूँ, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव, तो इधर मेटल्स और सल्फाइड्स नेगेटिव। इधर बेसिक जो है वो बेसिक डाई जो है वो पॉजिटिव में बोलनी है, जैसे मिथाइलिन ब्लू, तो इधर आ जाओ। और तो नेगेटिव में कौन हो जाएंगी, एसिड डाइज हो जाएंगी सीधे, इओजिन कॉन्गो रेड। और एक वो भी याद कर सकते हो कि आपको ये कैसे याद रहेगा कि पॉजिटिव में कौन बोलनी है, तो बी पॉजिटिव, ये वर्ड बोलते हो ना बी पॉजिटिव, बी फॉर बेसिक, और पॉजिटिव मतलब बेसिक डाइज को पॉजिटिव में रखना है, इससे भी याद रह जाएगा। तो ये है, तो बी पॉजिटिव मतलब बेसिक वाली डाइज जो हैं वो पॉजिटिव में आएंगी, तो नेचुरली बेटा मिथाइल। अच्छा एक और इसमें भी मिथाइल बी से बी पॉजिटिव यानी बेसिक वाली डाइज पॉजिटिव में आएंगी, और जो इसका एग्जांपल है उसमें भी बी आता है मिथाइलिन ब्लू ऐसे। तो और एसिड डाइज फिर अपने आप याद हो जाएगा, एक याद हो गया तो अगर बेसिक का पता लग गया कि पॉजिटिव में बोलनी है तो नेगेटिव में तो एसिड डाइज ही बोलोगे ना। और इसमें आ गई इओजिन और कॉन्गो रेड, ये आ गई। और फिर आ गया बेटा पॉजिटिव में ऑक्साइड्स, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये ऊपर ही हो गया पॉइंट, इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आ जाओ सोल्स ऑफ स्टार्च गम जेलेटिन और क्ले चारकोल एक्स्ट्रा। अच्छा एक बार मैंने GGSR बोला था, तो वो उससे भी याद रख सकते हो। यहाँ पे आ गया GGSCC, ये आ गया गम जेलेटिन स्टार्च क्ले चारकोल, ये सारे किस में आएंगे, नेगेटिव में आएंगे। तो ये है, तो ये आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा ये इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है इसमें क्या होता है, देखो इलेक्ट्रो का मतलब तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी है, ये तो पता लग रहा होगा। फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, उसको कहते हैं फोरेसिस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो डेफिनेशन कितनी इसी से निकल गई, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, फोरेसिस मतलब मूवमेंट करनी है कोलॉइडल पार्टिकल्स की। तो वही है, देखो व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड इन अ कोलॉइडल सॉल्यूशन द कोलॉइडल पार्टिकल्स मूव टुवार्ड्स वन और द अदर इलेक्ट्रोड, वो किसी न किसी इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे, चाहे पॉजिटिव एनोड की तरफ जाए चाहे कैथोड की तरफ जाए। जाना क्यों है, अभी पिछला टॉपिक वही तो पढ़ रहे थे सारा बेटा तुम लोग की, कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर कोई ना कोई चार्ज बन जाता है, चाहे पॉजिटिव बने चाहे नेगेटिव बने, तो चार्ज है तो वो जाएगा ही ना। जैसे मान लो किसी कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ चल जाएगा यानी कैथोड की तरफ। और अगर किसी कोलॉइडल पार्टिकल पे मान लो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज वाला कोलॉइडल पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ चले जाएगा। तो ऐसे होता है बेटा ये। तो ये है देखो, द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। वही है, फोरेसिस का मतलब मूवमेंट, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाना, तो ये है। और देखो ये भी समझा दिया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, नेगेटिव मतलब कैथोड की तरफ जाएंगे। तो मूव टुवार्ड्स, इसको ठीक कर लेना बेटा, टुवार्ड्स है ये, मूव
टुवार्ड्स कैथोड। अच्छा ये भी है, हाँ, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मूवमेंट हुई कोलोइडल पार्टिकल्स की उसको नाम दे दिया इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा अगर कोलोइडल पार्टिकल कैथोड की तरफ जाते हैं तो उसका नाम हो गया कैटाफोरेसिस। वाइल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव टुवार्ड्स एनोड तो उसको एनाफोरेसिस कह दिया। सिंपल है, कैथोड की तरफ जा रहे हैं तो कैटाफोरेसिस, एनोड की तरफ जा रहे हैं एनाफोरेसिस। और इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो कोलोइडल पार्टिकल मूव करना शुरू कर गए, वो इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। ऐसे है, सिंपल है। तो व्हेन इलेक्ट्रोफोरेसिस, अच्छा ये अलग टर्म आ गई बेटा। अब ये नेक्स्ट डेफिनेशन शुरू हो गई है इलेक्ट्रो ओस्मोसिस की। कुछ भी नहीं है इसमें। इलेक्ट्रोफोरेसिस में बस अगर आपने एक बात बोल देनी है कि अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है उसमें मेम्ब्रेन लगा दो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दो, तो मेम्ब्रेन लगाकर अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा रहे हो तो वो इलेक्ट्रो ओस्मोसिस हो गया। बस इतना सा है। जैसे वो याद होगा ना बेटा, ओस्मोसिस में मेम्ब्रेन नहीं यूज़ करते हैं, तो बस वही वर्ड लगा लेना कि इलेक्ट्रोफोरेसिस को अगर हम मेम्ब्रेन की साथ करें तो वो इलेक्ट्रो ओस्मोसिस हो जाता है। सिंपल बात ये है। ये देखो, व्हेन इलेक्ट्रोफोरेसिस दैट इज मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इन प्रेजेंस, अच्छा सॉरी, डेट इज मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इज प्रिवेंटेड मतलब रोकना, बाय सम सुटेबल मेम्ब्रेन। वही चीज़ है, मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस में मेम्ब्रेन लगा दी। अच्छा मेम्ब्रेन क्या होती है, मेम्ब्रेन याद करके बता देता हूँ, चलो बताओ। मेम्ब्रेन क्या होती है, जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे छोटे पार्टिकल तो निकल जाएंगे लेकिन बड़े कोलोइडल पार्टिकल्स नहीं निकल पाएंगे। तो वही चीज़ हो गई, इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो मूव कर रहे थे ना कोलोइडल पार्टिकल, तो अब आपने तो मेम्ब्रेन लगा दी, तो बड़े कोलोइडल पार्टिकल तो मूव ही नहीं कर पाएंगे, फिर छोटे छोटे जो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल हैं वही तो मूव करेंगे। तो वही चीज़ आ गई बेटा ये, व्हेन इलेक्ट्रोफोरेसिस दैट इज मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इज प्रिवेंटेड बाय सम सुटेबल मेम्ब्रेन, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट डिस्पर्शन मीडियम बिगिन्स टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सही तो है, कोलोइडल पार्टिकल तो मेम्ब्रेन के छेद छोटे हैं, उनसे मूव ही नहीं कर पाएंगे, तो सिर्फ मीडियम के मूव करेंगे, और दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रो ओस्मोसिस। तो ये चीज़ है बेटा।